बच्चों, संस्कृत के इस कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए गए पाठ वृक्षाः पंचमः पाठः रुचिरा प्रथम भागा का वृक्षाः पाठ हम लोगों ने पढ़ा था और उसी के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद अगला पाठ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पंचमः पाठः वृक्षाः का अभ्यास में दिया गया प्रश्न 1, ये पेज नंबर है 32 और 32 पेज नंबर पर दिया हुआ है पहला प्रश्न। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार खाली जगह भरें। तो यहाँ पर यथा लिखा हुआ है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ पर शीर्षक डला है और उसके नीचे लिखा है यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे। तो यहाँ पर एक उदाहरण के लिए लिख के बताया गया है, वनम, वने, वनानि। वनम एक वचन, वने द्विवचन और वनानि बहुवचन। अब यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है जले। तो जले यानी कि यहाँ पर जलम पद है, जलम। तो एक वचन में जले, वने द्विवचन में है, वनम एक वचन में है। तो जले यहाँ पे द्विवचन में लिखा है तो जलम हो जाएगा खाली जगह में। तो प्रश्न 1 का उत्तर 1 हम लोग लिखेंगे और पहला खाली जगह जो भरेंगे वहाँ पे लिखेंगे जलम। और जले यहाँ पे लिखा हुआ है और बहुवचन में लिखेंगे जलानि। यहाँ पर दूसरा जो खाली जगह है वहाँ लिखेंगे जलानि। और अब है दूसरा बिंबम। बिंबम लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो इसमें हो जाएगा बिंबे द्विवचन में और बिंबानी, बिंबानी हो जाएगा बहुवचन में। और फिर है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। यहाँ पे वृक्षम पद है और इससे यहाँ पे हम लोग करेंगे जो नीचे दिया हुआ है पवनान लिखा है। तो पवनम, पवनौ, पवनान। पवनम, पवनौ, पवनौ यहाँ पे पवनौ दूसरे खाली जगह में भरना है, पवनान लिखा हुआ है। और फिर है जनौ, द्विवचन लिखा है तो जनम, जनौ और दूसरे खाली जगह में हो जाएगा जनान। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति, सही विभक्ति को योजयित्वा जोड़कर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। उपयुक्त विभक्ति, सही विभक्ति को जोड़कर। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है उत्तर 2 यहाँ पे लिखते हैं। इसमें क में लिखा है जलम, त्वम पिबसि, तुम पीते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा जल है तो जलम, तुम पानी पीते हो। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हो जाएगा जलम। तो यहाँ पे जलम लिखा जाएगा। और दूसरा है ख, छात्रः पश्यति, छात्र देखता है। तो दूरदर्शन यहाँ पे पद शब्द दिया गया है तो इसमें विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगाएंगे कर्मकारक दूरदर्शनम। यहाँ पर हो जाएगा दूरदर्शनम। और ग है वृक्षाः पिबन्ति, पेड़ पीते हैं। पवन शब्द दिया है, इसमें विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति वायु को पीते हैं, यहाँ पे पवनम। और फिर है ताः लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? कथा दिया है, कथाम।
कथाम लिखन्ति, ताः कथाम लिखन्ति। और फिर है आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? जंतुशाला शब्द दिया है तो इसमें विभक्ति लगाएंगे जंतुशालाम। यहाँ पर हो जाएगा जंतुशालाम। तो इस तरह से यहाँ पर विभक्ति लगाकर पद बना। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरे प्रश्न में दिया है अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपदानि चिनोत, कर्तृपद चुनना है। यहाँ पे कर्तृपद कर्ता चुनना है। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। और तीसरे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग करेंगे, यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है क वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। उत्तर 3 है इसका क। वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, पेड़ आसमान को सिर पर ढोते हैं। तो यहाँ पे कौन ढोते हैं? पेड़। तो वृक्षाः कर्तृपद है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वृक्षाः। और ख है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पेड़ों पर कौन कूजता है? पक्षी। तो विहगाः, यहाँ पर विहगाः हो जाएगा। और फिर है पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिम्बं पश्यन्ति, पयोदर्पणे यहाँ पर वृक्षाः पेड़ अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो यहाँ पे कर्तृपद हो गया वृक्षाः, यहाँ पर वृक्षाः कर्तृपद हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे घ कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे अन्न का उत्पादन कौन करता है? किसान। तो कृषकः पद जो है वो कर्तृपद हो गया, कृषकः। और अब है यहाँ पर सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवरे पानी में मत्स्याः सन्ति मछलियाँ हैं। तो यहाँ पे मत्स्याः, मत्स्याः हो जाएगा कर्तृपद। और अब है प्रश्न 4। और प्रश्न 4 में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों का उत्तर एक पदेन लिखत, एक पद में लिखें। तो यहाँ पे क है वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, तो पेड़ किससे पाताल का स्पर्श करते हैं? तो यहाँ पर वृक्षाः पादैः, अपने पैरों से। तो यहाँ पे उत्तर 4 हो जाएगा वृक्षाः, ये उत्तर 4 का क है। वृक्षाः एक पदेन लिखना है ना, तो यहाँ पर हम लोग खाली एक पद लिखेंगे। एक पद उत्तर लिखेंगे, उत्तर 4 का क। तो यहाँ पर हो जाएगा पादैः, पैरों से। और ख है वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ क्या रचते हैं? वनम, एक पद में हो जाएगा वनम। और फिर है विहगाः कुत्र आसीनाः, पेड़ कहाँ जो है पक्षी कहाँ बैठते हैं? तो शाखादोला, शाखा रूपी झूले पर। और अब है घ कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से पक्षी पेड़ क्या देखते हैं? तो स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम। पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों से रिक्त स्थान भरना है, खाली जगह भरना है। इसमें विभक्ति दिया हुआ है
एक वचन दिया है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और इसमें प्रथमा विभक्ति का दिया है उदाहरण के लिए, अर्थात इसी के अनुसार उसके नीचे दिए गए शब्द को करना है। जो पद दिया हुआ है अश्वः, उसका द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो गजः, गजौ, गजाः, ये रूप है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का। अब इसी को अश्वः पद से बनाना है। तो इसमें जो पहले खाली जगह में लिखना है उसे पहले लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगाकर दूसरा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर 5 में जो सबसे पहले खाली जगह को भरना है उसमें भरेंगे अश्वौ, अश्वौ कॉमा लगा के, और बहुवचन में भरा जाएगा अश्वाः। और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आगे का। अगला दिया है द्वितीय विभक्ति का और उदाहरण है सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। और चंद्रान पद दिया है, यानी कि मूल शब्द चंद्र है, तो चंद्रम, चंद्रौ हो जाएगा। तो पहले खाली जगह में हम लोग लिखेंगे चंद्रम और दूसरे खाली जगह में लिखेंगे चंद्रौ। चंद्रान पहले से लिखा हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और अब इसके आगे जो उदाहरण दिया है तृतीय विभक्ति का दिया है, और तृतीय विभक्ति में विडालेन, विडालाभ्याम, विडालैः। और मंडूकाभ्याम नीचे लिखा हुआ है, यानी कि उसमें शब्द जो है वो मंडूक है, तो उससे हमें तृतीय विभक्ति का रूप बनाना है देखकर। तो मंडूकेन यहाँ पर हो जाएगा मंडूकेन, और दूसरे खाली जगह में हम लोग भरेंगे मंडूकैः। जैसे विडालैः है, यहाँ पर मंडूकैः हो जाएगा, मंडूकैः। और अब है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का सर्पाय, सर्पेभ्यः बहुवचन लिखा हुआ है, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन हम लोग को लिखना है, तो द्विवचन में आएगा सर्पाभ्याम। तो एक ही शब्द यहाँ पर खाली है, एक ही जगह खाली है, तो यहाँ पर सर्पाभ्याम लिखेंगे। और पंचमी विभक्ति में मोदकात लिखा हुआ है, और द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो मोदकात के बाद आता है मोदकाभ्याम। मोदकाभ्याम पहले खाली जगह में लिखेंगे, और फिर आ जाएगा मोदकेभ्यः, मोदकेभ्यः। तो यहाँ पर मोदकेभ्यः आ गया। और फिर उसी के नीचे वृक्षेभ्यः लिखा है बहुवचन का, तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक वचन में वृक्षात, क्योंकि ये बहुवचन है और ये वृक्ष शब्द है, तो वृक्षात। और वृक्षाभ्याम हो जाएगा दूसरे खाली जगह में वृक्षाभ्याम, और वृक्षेभ्यः यहाँ पे पहले से लिखा है। और अब है षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति में यहाँ पर दिया है जनस्य, जनयोः, जनानाम। तो शु का नाम लिखा है, तो शुकस्य, शुकयोः, शु का नाम यहाँ पर पहले से लिखा है। और सप्तमी विभक्ति में यहाँ पे शिक्षके, शिक्षके, शिक्षकेषु एक वचन और बहुवचन लिखा है, तो शिक्षकयोः आ जाएगा द्विवचन में, शिक्षकयोः। और फिर है यहाँ पे मयूरयोः, द्विवचन लिखा है, तो इसका एक वचन हो जाएगा मयूरे, एक वचन में मयूरे। यहाँ पे मयूरयोः लिखा है, और दूसरा हो जाएगा मयूरेषु, यहाँ पर मयूरेषु। और फिर है मयूरयोः लिखा हुआ है, संबोधनम दिया हुआ है हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो यहाँ पे नर्तक पद दिया है, उससे संबोधन का बनाना है। तो हे नर्तकौ, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। तो ये जो है यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। और अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या डालेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे।
यहाँ पर उत्तर 6, उत्तर 6 के क में गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। तो यहाँ पर गंगा, यमुना और नर्मदा ये नदियों के नाम हैं। लता जो है वो भिन्न है, तो लता को हम लोग अलग करेंगे। दूसरा है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। तो यहाँ पे चित्रम पद जो है वो अलग है, क्योंकि बाकी चीज़ें उद्यान से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे उद्यान, कुसुम, फल, तो यहाँ पे चित्रम कर देंगे। और अब है यहाँ तीसरा लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो यहाँ पे लेखनी, तूलिका और पाठशाला एक ही जगह से संबंधित हैं, और चटका जो है वो अलग है। चटका मतलब गौरैया। और घ है आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। तो आम्रम, कदली फलम, नारंगम ये सब फल हैं, और मोदकम का अर्थ होता है लड्डू। तो यहाँ पे घ हो जाएगा मोदकम। यहाँ मोदकम का प्रयोग करेंगे, अलग करेंगे मोदकम को। तो इस तरह से हम लोगों ने पाठ 5 के सभी प्रश्नों को किया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। षष्ठा पाठ है जिसका नाम है समुद्र तट। तो शुरू करते हैं हम लोग ये पाठ, और इस पाठ को हम लोग इसका अर्थ, व्याख्या और अंत में इसमें दिए गए प्रश्न को किया जाएगा। तो षष्ठः पाठः समुद्र तटः। समुद्र तटः। तो यहाँ पर ये पाठ है, छठा पाठ। जैसा कि यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, बच्चे घर बना रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं और लहरों के साथ बॉल से। तो इसी का वर्णन यहाँ पर समुद्र के बारे में किया गया है, और बहुत सी अच्छी जानकारी भी इससे प्राप्त होती है इस पाठ से। तो शुरू करते हैं पहला अनुच्छेद। एषः समुद्र तटः। यह समुद्र का किनारा है। एषः मतलब यह, समुद्र तटः समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः। अत्र मतलब यहाँ। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, और जनाः मतलब लोग। जनाः का अर्थ है लोग। पर्यटनाय। पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए। पर्यटनाय अर्थात घूमने के लिए। घूमने के लिए। आगच्छन्ति। आगच्छन्ति मतलब आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन मतलब कुछ, तरंगैः केचन। केचन का अर्थ है यहाँ पर कुछ, कुछ लोग। यहाँ पे केचन यानी कुछ लोग, तरंगैः यानी लहरों के साथ। क्रीडन्ति मतलब खेल रहे हैं। तो यहाँ पे केचन कुछ, तरंगैः लहरों से। तरंगैः लहरों से। तरंगैः का अर्थ है लहरों से। क्रीडन्ति मतलब खेल रहे हैं, कुछ लोग लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन च और कुछ, नौकाभिः नाव से, जल विहारम कुर्वन्ति पानी में जल विहार यानी कि जल में नाव से घूमना। तो पानी में जल विहार कर रहे हैं। नौकाभिः नाव से जल विहार कर रहे हैं। तेषु केचन उनमें से कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ पे कंदुकेन पद आया है। कंदुकेन का अर्थ है गेंद से। कंदुकेन गेंद से। क्रीडन्ति खेल रहे हैं। बालिकाः
बालकाः च, लड़कियां और लड़के। बालुकाभिः, बालुकाभिः यानी बालू से, बालुकाभिः बालुकाभिः यानी कि बालू से जो है वो बालू का घर बना रहे हैं। बालू से बालुका गृहम, बालुका गृहम का अर्थ होता है बालू का घर। रचयन्ति, रचयन्ति मतलब बना रहे हैं। मध्ये मध्ये बीच बीच में, बीच बीच में तरंगाः लहरें, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बालू का घर, बालू का गृहम मतलब बालू का घर, प्रवाहयन्ति बहा देते हैं। यहाँ पर प्रवाहयन्ति पद आया है, प्रवाहयन्ति, और प्रवाहयन्ति का अर्थ है बहा देते हैं। बालू का घर बहा देते हैं। समुद्र तटाः न केवलम, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थानानि, घूमने का स्थान है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन का स्थान है। अत्र मत्स्य जीविनः, अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः मछुआरे, अपि भी स्वजीविकां चालयन्ति, स्वजीविकां अपनी जीविका, चालयन्ति मतलब चलाते हैं। तो यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, यहाँ पर जो समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे होते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, वे उसी से उनका जो है जीवन चलता है, खर्च उनका उसी से चलता है। अब दूसरे अनुच्छेद में ये बताया गया है कि यहाँ पर कितने समुद्र तट हैं और कहाँ का समुद्र तट, प्रसिद्ध तट कौन कौन से हैं। तो अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र के तट हैं। एतेषु, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, तो पुरी का तट भी बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तटः, गोवा का किनारा, विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकम रोचते, बहुत अधिक रोचक है, उनको बहुत अधिक रुचिकर लगता है। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापट्टनम का किनारा वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, और कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए ज्ञायते मतलब जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर का जुहू तटे, जुहू का किनारा सर्वे जनाः, वहाँ जुहू के किनारे पर सर्वे जनाः सभी लोग स्वैरम विहरन्ति, बिना रोक टोक के, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के वे स्वतंत्र रूप से विहरन्ति मतलब घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः, चेन्नई नगर का मेरिना तट देशस्य सागर तटेषु, देश के सागर तटेषु, समुद्र के किनारों में दीर्घतमः सबसे बड़ा है। तो चेन्नई नगर का मेरिना तट जो है वो सबसे दीर्घ है, अर्थात सबसे बड़ा है। और अंतिम अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारत के तीनों दिशाओं में कौन कौन से सागर हैं। तो भारतस्य तिसृषु दिशासु, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र का किनारा है। अस्माद् एव कारणात्, और इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। तो भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये तीन ओर से समुद्र से घिरा है।
पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी जिसको कहते हैं। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि, और इन तीनों का भी इन तीनों सागराणाम अपि, इन तीनों सागरों का भी संगमः, संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तम च, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अत्र मतलब यहाँ। पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदयः सूर्यास्तम च, चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा का उदय होना और सूर्यास्त होना। युगपदेव, युगपदेव का अर्थ है एक साथ ही, युगपदेव एक साथ ही। द्रष्टुम शक्यते, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। तो यहाँ पर कन्याकुमारी के तट पर तीनों यहाँ पे चंद्रोदय और सूर्यास्त, ये दोनों युगपदेव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। तो यहाँ पर शब्दार्थाह दिया हुआ है, और उसके बाद अभ्यासः दिया है। तो अभ्यासः में हम लोग यहाँ पे करेंगे उच्चारणम कुरुत। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। तो यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न दिया है, पहला केवल उच्चारण करना है, और दूसरा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखें, और इसका उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न दिया है जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः काभिः, लोग किस चीज़ से, काभि यानी कि किस चीज़ से, जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे वाक्य में। तो यहाँ पे उत्तर 2 लिख रहे हैं, इसका क लिखेंगे कि जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। तो लोग नाव से जल विहार कुर्वन्ति मतलब करते हैं। इसको फिर से यहाँ पे सीधा लिख देते हैं। जनाः नौकाभिः जल विहारम, यहाँ पर कुर्वन्ति, जल विहारम कुर्वन्ति। और अब है यहाँ पे ख, इसमें हम लोग लिखेंगे भारत से दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट क्या है? तो चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः, चेन्नई नगरस्य चेन्नई नगरस्य, यहाँ पर मेरिना तटः
भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः अस्ति। दीर्घतमः समुद्रतटः अस्ति। और अब है यहाँ पे ग जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। ग है जनाः जुहू तटे, जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। और घ है बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। तो बालुकागृहं, बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। और अब है यहाँ पे कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट किस चीज़ के लिए जाना जाता है। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही करेंगे और इसके जो शेष प्रश्न हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।